मल्टीपल रिग्रेशन। सो मल्टीपल रिग्रेशन जो है दैट इज सिंपली कि आपके पास अगर मॉडल में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसे हम मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। अगर इसको डिफाइन करें तो सिंपली सिंपल रिग्रेशन कंसिडर्स द रिलेशन बिटवीन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एज इन मल्टीपल रिग्रेशन इट कंसिडर्स रिलेशन बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इक्वेशन में uh, अगर दो से ज्यादा टोटल वेरिएबल्स हो तो उसे हम मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं, या हमारी इक्वेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसे हम मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो अर्निंग्स में डिपेंड ऑन बोथ द एजुकेशनल लेवल एंड द एक्सपीरियंस। तो ये एक मॉडल अगर हम बनाएं जिसमें अर्निंग आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एजुकेशन लेवल और एक्सपीरियंस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ये मल्टीपल रिग्रेशन की एग्जांपल होगी। We can also say that quantity demanded may depend on price, income, prices of substitute and other variables. So ये तीन चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाए और डिमांड जो है उसका मॉडल हम एक बना ले, तो that would also be a multiple regression. And then if you see towards the example, GDP may be related to labor force, capital stock, human resources and openness. तो ये चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, तो आपके GDP जो है that is dependent on these independent variables. तो ये एग्जांपल्स हैं आपकी मल्टीपल रिग्रेशंस की। इन सारी एग्जांपल्स के अंदर दो रूल्स जो है वो फॉलो हुए हैं। पहला रूल सिंपली क्या है कि आपके टोटल वेरिएबल्स मॉडल के अंदर जो है वो दो से ज्यादा है। दूसरा रूल ये है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एटलीस्ट एक से ज्यादा है। ठीक हो गया। सो तीन भी हैं, चार भी हैं, दो भी हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो मल्टीपल रिग्रेशन के लिए हमारे टोटल वेरिएबल्स इक्वेशन के अंदर दो से ज्यादा होने चाहिए और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो एक से ज्यादा अगर होंगे तो दैट वुड बी ए मल्टीपल रिग्रेशन। अगेन मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर ये एडिशनल काम जो है वो ये बीटा टू वेरिएबल जो है एक्स टू वेरिएबल जो है वो आ गया, उसका बीटा टू अंदर आ गया। तो ये जनाब आपका जब एडिशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया तो इस इक्वेशन को हम मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन कहेंगे। ये सिंपल एज इट इज ऐसे ही है। Multiple regression use several variables at the same time to explain the variation in a continuous dependent variable. अब multiple variable में क्या होता है कि आपके several independent variables होते हैं और वो explain करते हैं साइमल्टेनियसली, वो एक ही टाइम पे एक्सप्लेन करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो वेरिएशन आ रही है उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इट आइसोलेट्स द यूनिक इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन द कंटीन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दैट अदर वेरिएबल्स आर अफेक्टिंग इट टू। ठीक हो गया। क्या है कि एक यूनिक इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसको कंसीडर किया जाता है और कंबाइंडली, जैसे पीछे हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ा, आर स्क्वायर पढ़ा। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और आर स्क्वायर जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपली ये था ना, एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ ए मॉडल। ठीक हो गया। तो वो एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ मॉडल क्या था कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल की कितने परसेंट वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी तरह से इधर भी एक यूनिक इफेक्ट आता है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अकेला इफेक्ट, और एक ओवरऑल इफेक्ट जो है वो आता है, ओवरऑल एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ द मॉडल आती है। राइट ए मैथमेटिकल इक्वेशन दैट टेल्स अस द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ठीक है, together and the unique effect of each one on the continuous dependent variable। तो मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर आप यूनिक इफेक्ट जो है उसे भी एक्सप्लेन कर रहे होते हो और आप ओवरऑल इफेक्ट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कंबाइंड इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसे भी एक्सप्लेन कर रहे होते हो। We estimate the parameters by minimizing the sum of squared residuals। आप स्क्वेयर्ड रेजिडल्स के मिनिमाइजेशन के प्रोसेस से अगेन काम शुरू करते हो इधर भी। बट इधर यह है कि आपके पास तीन नॉर्मल इक्वेशंस आ जाती हैं। अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो तीन नॉर्मल इक्वेशंस जो है वो आ जाती। इफ यू हैव फोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो फाइव नॉर्मल इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं और उनको हम सॉल्व करके अपने पैरामीटर्स जो हैं उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब
ये जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं इनसे साइमल्टेनियसली चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। देन हमारे पास ये फार्मूलाज जो हैं वो आ जाते हैं। बीटा वन का फार्मूला आ गया, बीटा टू का फार्मूला आ गया। तो ये फार्मूलाज आ गए, इन फार्मूलाज में हम नंबर्स प्लग इन करेंगे। हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, 10, 15, 20, 25 ऑब्जर्वेशन होंगी। और आप उसके बाद आगे कॉलम्स क्रिएट करते जाओगे। एक्स स्क्वेयर का कॉलम क्रिएट कर लोगे, एक्स टू स्क्वेयर का कॉलम क्रिएट कर लोगे, एक्स वन वाई का कॉलम क्रिएट कर लोगे, एक्स टू वाई का कर लोगे, एक्स वन इंटू एक्स टू का कॉलम क्रिएट कर लोगे। तो ये कॉलम्स आपने क्रिएट करने हैं, नंबर्स प्लग इन करने हैं, कैलकुलेशंस करनी है इस फॉर्मूला में। ये सारी चीजें पुटअप करने के बाद आपका बीटा वन, बीटा टू और बीटा नॉट, ये तीनों चीजें जो हैं you can calculate manually, but we do not have to do this actually manually, बिकॉज सॉफ्टवेयर हमें ये सारे काम खुद से बैकएंड पे करके हमें टैबुलर फॉर्म में रिजल्ट्स दे देगा, जिसमें सॉफ्टवेयर जो है उसको हमने जस्ट एक्स और वाई की ऑब्जर्वेशंस जो है वो देनी है। उसके बाद वो हमें टेबल में बीटा वन और बीटा टू कैलकुलेट करके बीटा नॉट भी कैलकुलेट करके वो हमें नंबर्स दे देगा। इफ वी हैव दोज नंबर्स तो हमें सिर्फ उसको इंटरप्रेट जो है वो करना है, और इंटरप्रिटेशन करके तो हम अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सो मैनुअली कैलकुलेशन जरूरत नहीं, बस यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव दिस फार्मूलाज, और इन फार्मूलाज के अंदर जो है मैनुअली अगर नंबर्स प्लग इन किए जाएं ये सारे कैलकुलेट करके, तो हम बीटा वन, बीटा टू और बीटा नॉट की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन जो है उसका डिफरेंस है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीजेज इन मल्टीपल रिग्रेशन। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट जो है वो पीछे हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सके। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम कह रहे थे n-1, डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली ये है, इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव ए क्रिकेट मैच, और एक कैप्टन जो है उसके साथ 11 प्लेयर्स हैं टीम में, और अब कैप्टन ने सब लोगों को उनकी प्लेसेस के ऊपर जिधर वो सूटेबल समझता है किसी प्लेयर का, उसने उनको एडजस्ट करना, उसने उनको फील्डिंग के ऊपर खड़ा करना है। तो अगर आपने फर्स्ट पर्सन जो है वो खड़ा करना है 11 में से, पहला पर्सन जो है उसको फील्डिंग के अंदर किसी प्लेस के ऊपर आपने उसे खड़ा करना है कि आपकी ये जगह है जिधर आपने फील्डिंग करनी है। तो देन क्या है कि 11 प्लेयर्स की 11 पोजीशंस हैं ऑब्वियसली, and now you are totally free to place first person on any position, on any of the 11 positions। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम काफी हाई है इस स्टेज के ऊपर। अब उसके बाद जब आपने पहला प्लेयर अपॉइंट कर दिया, लेट से पहला प्लेयर आपने कहा कि ये कीपर होगा, ठीक है। नाउ आपके पास अब 10 पोजीशंस रह गई। जब आपने कोई भी प्लेयर किसी जगह पे खड़ा नहीं किया था, तो देन यू हैव 11 पोजीशंस टू प्लेस एनी वन प्लेयर एट एनी वन पोजीशन। लेकिन जब पहला प्लेयर अपॉइंट हो गया एज ए कीपर, तो अब आपके पास 10 प्लेयर्स रह गए हैं, और आपके पास 10 पोजीशंस रह गई हैं। अब ये जो सेकंड प्लेयर होगा इसको आप 10 पोजीशंस में से किसी एक जगह पे खड़ा करेंगे, किसी एक जगह पे अपॉइंट करेंगे। उसके बाद 9 रह जाएंगे, उसके बाद 7 रह जाएंगे, उसके बाद 8, 9, 8, 7, 6, 5, 2। लेट्स से जब आपने 10 प्लेयर्स जो है, 9 प्लेयर्स जो है वो उनको अपनी अपनी जगहों पे खड़ा कर दिया। अब रिमेनिंग 2 प्लेयर्स रह गए और 2 पोजीशंस रह गई। ठीक हो गया। अब ये जो 2 प्लेयर्स रह गए हैं, इनमें से जो 10वें नंबर पे प्लेयर है, इस प्लेयर को अपॉइंट करने के लिए, किसी जगह पे प्लेस करने के लिए, यू हैव 2 पोजीशंस। आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कम हो गई स्टेज पे आ गए। यू हैव 2 पोजीशंस लेफ्ट, और उनमें दोनों में से किसी एक जगह पे उसको आप खड़ा कर दोगे 10वें प्लेयर को। लेकिन जब 11वें प्लेयर की बारी आएगी तो योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज जीरो एट दैट पॉइंट, क्योंकि आपके पास अब चॉइस नहीं है। द ओनली लेफ्ट पोजीशन इज फॉर द 11th प्लेयर। ठीक है, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उधर खत्म हो गई। अब चूंकि 11वां प्लेयर जो है या आखिरी पर्सन जो है, उसके लिए आपके पास चॉइस नहीं है, जो भी पोजीशन बची उस पे उसको जाना पड़ेगा। इस वजह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसे कैलकुलेट करते हैं n-1 से, कि जितनी टोटल पोजीशंस हैं आपके पास चॉइस जो होती है, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो n-1 तक होती है। ठीक है, आखिरी n जो है उसके ऊपर आपके पास चॉइस नहीं होती। दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम।
ठीक है। अब मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर हम आते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीजेस। मल्टीपल रिग्रेशन जो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डिक्रीज कर जाती है। वो क्यों डिक्रीज कर जाती है? वो इस वजह से डिक्रीज कर जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसे n माइनस के के तौर पे भी हमने पीछे देखा था। हम एफ टेस्ट जब देख रहे होते हैं तो उस वक्त डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाता है n माइनस के। तो अगर आपका एक वेरिएबल है, सिंपल रिग्रेशन है, तो उस वक्त था n माइनस के, दैट वाज 2। अब अगर आपका मल्टीपल रिग्रेशन हो गया तो n माइनस के हो गया एटलीस्ट 3, क्योंकि के नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन योर इक्वेशन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब ये 3 हो जाएगा, तो n माइनस 3 करेंगे तो ऑब्वियसली योर आंसर वुड बी स्मॉलर। तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डिक्रीज कर जाती है जब आपके मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर आप मूव करते हैं सिंपल रिग्रेशन से। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है, टी टेस्ट जो है, उसमें क्या होता है कि आपका हर वेरिएबल जो है उसका आपका हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका टी टेस्ट आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। मल्टीपल रिग्रेशन हैव एन इशू जो कि कॉमनली एग्जिस्ट करता है मल्टीपल रिग्रेशन में, दैट इज मल्टीकुलिनियरिटी। दैट इज मल्टीकुलिनियरिटी। मल्टीकुलिनियरिटी इज सिंपली कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है उनका आपस में एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो गया है, तो उसे हम मल्टीकुलिनियरिटी कहते हैं। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है, लेकिन अगर आपकी इक्वेशन की राइट साइड के ऊपर जिधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर उनके आपस में रिलेशनशिप्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हों, वो रिलेशनशिप हों, तो उसे हम मल्टीकुलरिटी कहते हैं। दिस इज एन इशू, और ये इशू जो है इसे हमें रिजॉल्व करना होता है। अगर हम इसे रिजॉल्व नहीं करते तो आपके जो कोएफिशिएंट्स के नंबर्स आते हैं, आपके जो स्लोप कोएफिशिएंट्स के नंबर्स आते हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं, वो नंबर्स जो हैं वो अनरिलायबल होते हैं, उनको आप यूज नहीं कर सकते। We need larger number of observations in multiple regression। ठीक है, थोड़ी ऑब्जर्वेशन से आपके रिजल्ट्स जो हैं वो रिलायबल नहीं होते। द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इंक्रीजेस बाय एडिंग मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपकी एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ द मॉडल जो है वो बढ़ जाती है एट दिस स्टेज। वो बढ़ जाती है हमारी, आर स्क्वेयर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि देखें पहले एक वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा था, तो एक्सप्लेनेटरी पावर आर स्क्वेयर का एक नंबर आ गया आपके पास। बट अब दो वेरिएबल्स जो है वो अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो नया वेरिएबल ऐड हुआ है, वो नया वेरिएबल ऐड होने की वजह से एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ द मॉडल जो है वो इनहांस होएगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या है कि आपकी एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ द मॉडल या कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर इंक्रीज हो जाता है। The value of the regression coefficients may change by adding a new variable। जब आप एक नया वेरिएबल ऐड करते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन के अंदर, तो आपका हर वेरिएबल जो है उसके कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर होता है। दीज आर बेसिकली द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। अब ये सिंपली एक रिजल्ट है जो कि एक्सेल के ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, जो एक्सेल के ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें हैं। आपको जब रिजल्ट्स मिलेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो वो रिजल्ट्स इस तरह से होंगे। ये आपके सामने जो आ रहे हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। अच्छा जी, सो these are the regression results which have been taken from excel sheet। excel के ऊपर भी आप regression रन कर सकते हो और उससे इस तरह के रिजल्ट्स जो है वो निकलते हैं। इन रिजल्ट्स में से हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, क्या क्या नंबर्स जो हैं उनका क्या क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू सी, वी हैव थ्री वेरिएबल्स, 1 2 3। दीज आर थ्री वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, and then first we have to see the explanatory power of the model r scale, multiple r, और नीचे ये r square है। ठीक है, r square है 0.9979883। तो आप फर्स्ट टू डिजिट्स अगर देखें तो 0.99 इज योर
एक्सप्लेनेटरी पावर। अब 0.99 का मतलब यह है कि 99% एक्सप्लेनेट, ये तीन वेरिएबल जो हैं, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं, वो 99% एक्सप्लेनेटरी पावर रखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करने में। सो इट्स वेरी ह्यूज नंबर which shows extraordinary relationship between these three variables with the independent variable। ठीक है, देन उसके बाद आ गया एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है, इसको हम बाद में देखते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, इसको हमें एक्सप्लेन करना होता है। वी हैव 10 ऑब्जर्वेशन विच मीन्स वी हैव n3, n इज 3। हाँ जी, ये जो हमारे रिजल्ट है, दिस इज, इस रिजल्ट के बाद जो है वी आर क्लोजिंग। n जो है दैट इज 10। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज जो है, दिस इज एफ टेस्ट। एफ टेस्ट जो है उसका नंबर है 992। इस नंबर को हम टेबल से कंपेयर करते हैं अगर, तो हमें जो है वो पता चल जाएगा कि क्या आपका मॉडल ओवरऑल फिट है कि नहीं। लेकिन नॉर्मली क्या है, ये 992 जो है इट्स अ ह्यूज नंबर। ये 15-20-25 नंबर भी हो तो ये चल जाता है। लेकिन हम इसको देख सकते हैं ऑन अवर एफ टेस्ट टेबल। आपके पास इधर वो एग्जिस्ट कर रहा है, एफ टेस्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमारे पास इधर 10 ऑब्जर्वेशंस थी। वी हैव 10 ऑब्जर्वेशंस, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस टेबल के लेफ्ट साइड पे हमने देखना है n माइनस के। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10, के हो गया हमारा 4, आंसर वुड बी 6। तो ये जनाब ये आ गया लेफ्ट साइड पे। अपर साइड पे हमने देखना है k माइनस 1। सो वी हैव 4 वेरिएबल्स, तो 4 हो गया, 4 माइनस 1 3। सो ये तो इंटरसेक्शन आ रहा है 4.76 के ऊपर। इट मीन्स के आपका 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर हमारा जो मॉडल है दैट इज अ गुड फिट, बिकॉज हमारी कैलकुलेटेड नंबर जो है दैट इज 900 समथिंग, दिस इज 992। ठीक है, सो इट मीन्स के अवर मॉडल इज अ गुड फिट। सो वो इधर सिनेरियो जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। सो मॉडल इज गुड फिट, हमारी एक्सप्लेनेटरी पावर जो है दैट इज वेरी हाई। अब आ जाते हैं हम इस जगह पे अपने कोएफिशिएंट्स के ऊपर। सो वेरिएबल 1 जो है उसका नेगेटिव रिलेशनशिप है, वेरिएबल सेकंड का नेगेटिव रिलेशनशिप है विद डिपेंडेंट वेरिएबल, और वेरिएबल थर्ड का नेगेटिव रिलेशनशिप है विद योर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इनकी टी वैल्यूज जो है उनकी तरफ देख लेते हैं। टी वैल्यूज जो है वो इधर एग्जिस्ट कर रही है -1.29, -13.5, -0.49। ठीक है, नाउ इसको इन टी वैल्यूज को जो है वो हमने देखना है टेबल के अंदर। एक और तरीका भी है जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा वेरिएबल सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो वो तरीका जो है उसकी तरफ भी देखते हैं। 1.29 इज अवर नंबर टी वैल्यू का, और हमारी ऑब्जर्वेशन है 10। सो टी वैल्यू के टेबल के अंदर जो है वो हम चले जाते हैं। एफ टेस्ट, टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी वैल्यू। अच्छा जी, इधर हम देखते हैं n-1। तो 10 ऑब्जर्वेशंस थी, 9। और दूसरी तरफ आपने देखना है कि एट व्हाट सिग्निफिकेंस लेवल। तो 10% के ऊपर इसे हम देखते हैं अगर, तो दैट इज 1.83। टेबल की वैल्यू जो है दैट इज 1.83, जबकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, अच्छा इसको हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे क्योंकि ये टेबल के अंदर नेगेटिव साइड जो है वो पोर्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से हम इसे एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर देखेंगे। सो ये जो फर्स्ट वैल्यू है 1.29, ये वैल्यू जो है 1.83 से स्मॉलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल जो है दैट इज इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल। सो वेरिएबल 1 इज इनसिग्निफिकेंट। उसके बाद ये टी स्टैट्स की सेकंड वैल्यू -13.54। इसको अगर इधर से कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली 13.54 जो है
वो इस नंबर से बड़ा है, दैट इज़ वाई ये एक सिग्निफिकेंट वेरिएबल है। उसके बाद ये थर्ड वेरिएबल जो है उसको अगर हम देखें तो -0.49, तो 0.49 इज आल्सो स्मॉलर देन दिस नंबर 1.83, बिकॉज ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से हमने देखना होता है। n-1 करते हैं, 10-1 9, और दूसरी तरफ आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है, मैं लोएस्ट क्राइटेरिया की बात करूँ, अगर ये हाईएस्ट क्राइटेरिया जो है इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर तो आपके सिर्फ सेकंड वेरिएबल, अगेन वैसे भी जो है वो सेकंड वेरिएबल ही एक्सेप्ट हो रहा है। So our second variable is a significant variable, whereas first variable and third variable is insignificant variable. Now the concept of this p value also comes. P value आपको exactly वो level बता देता है जिस level के ऊपर आपका variable जो है वो significant हो जाता है, ठीक है। सो ये हमें बता रहा है कि वेरिएबल वन जो है वो 24.4% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर सिग्निफिकेंट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगली पी वैल्यू जो है वो हमें ये बता रही है कि आपका वेरिएबल जो है, अच्छा ये अब इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है इस नंबर को। नॉर्मली ये 0.00 हो, 00 हो, और उसके बाद जो भी नंबर हो, लेट्स से इधर 0.005 लिखा हो, तो ये हम कह सकते हैं कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर, नहीं, 0.5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर भी आपका वेरिएबल सिग्निफिकेंट हो गया। 0.05 है तो उसका मतलब ये होगा कि आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं कि आपका वेरिएबल सिग्निफिकेंट है। सो व्हाट वी हैव टू डू सिंपली, पी वैल्यू के केस में आपका जो भी इधर नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, और उस लेवल के ऊपर, उस वैल्यू के ऊपर, उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर आपका वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे इधर 0.244 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, 24.4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 24.4% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। इधर 0.63 है, 100 से मल्टीप्लाई करें, 63.7 आंसर हो गया। इसका मतलब यह है कि वेरिएबल 3 इज सिग्निफिकेंट, बिकम्स सिग्निफिकेंट एट 63.74% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दिस नंबर अगर इसको मल्टीप्लाई करें 100 से तो आंसर होगा 0.01, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अवर इंटरसेप्ट टर्म इज सिग्निफिकेंट एट 0.01% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो दीज आर दी नंबर्स जिनको हमें एक्सप्लेन करना होता है, जिनको हमें इधर एंटर करना होता है, और उनसे अपनी कैलकुलेशंस जो है वो करके उसकी इंटरप्रिटेशन आखिर में करनी होती है, ठीक है। ये सिंपल हो गई। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। वी नीड टू परफॉर्म टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एज वी हैव टू स्लोप कोएफिशिएंट्स, आपकी टी वैल्यू अगेन उसी तरह से, और उसके बाद आपका एफ टेस्ट जो है वो भी उसी तरह से। इसको लास्ट टाइम हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब लास्ट थिंग जो है वो हमारी रहेगी, दैट इज प्रॉब्लम्स इन मल्टीपल रिग्रेशन। वेरी सिंपल एंड शॉर्ट टर्म्स में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मल्टीकुलिनियरिटी। मल्टीकुलिनियरिटी इज द इशू जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में कोरिलेटेड होते हैं, तो उस वक्त मल्टीकुलिनियरिटी जो है वो आपके डाटा में एग्जिस्ट कर रहा होता है। हेटेरोसिक्टोसिटी, हेटेरोसिक्टोसिटी का मतलब ये है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज दे आर कोरिलेटेड विद एरर टर्म, दिस इज हेटेरोसिक्टोसिटी। और ऑटो कोरिलेशन क्या है, एरर टर्म इज कोरिलेटेड विद प्रीवियस एरर्स। जब आपका एरर टर्म जो है, एरर टर्म की आपकी वैल्यू जो है, करंट ऑब्जर्वेशन जो है वो अगर अपनी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन के साथ कोरिलेटेड है तो उसे हम ऑटो कोरिलेशन का मसला कहते हैं। सो मल्टीकुलिनियरिटी जो है वो भी नहीं होनी चाहिए, हेटेरोसिक्टोसिटी जो है वो भी नहीं होनी चाहिए, और ऑटो कोरिलेशन जो है वो भी नहीं होनी चाहिए आपके डाटा में। ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये तीनों प्रॉब्लम्स में से कोई एक भी एग्जिस्ट करता है तो हमें उसका कोई सलूशन निकाल होगा और उसकी करेक्शन जो है वो करनी होगी। सो योर